नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट है, अस्वीकृति से पहचान तक, आरव की कहानी। ये एक छोटे शहर के लड़के आरव की कहानी है। सपने बड़े, लेकिन साधन शायद उतने नहीं। और ये स्क्रिप्ट ना शुरू में ही साफ कर देती है कि भाई ये कोई पैसे, किस्मत या शॉर्टकट वाली कहानी नहीं है। ये हिम्मत की कहानी है, बार बार रिजेक्शन झेलने की, और फिर भी हार ना मानने के जज्बे की। तो आज हम इसी संघर्ष को आरव की इस जर्नी के जरिए थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये संघर्ष का जो पहलू है ना, वो बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ जुनून काफी है या मुश्किल में रास्ता बदलना पड़ता है? देखते हैं। तो कहानी हमें मिलवाती है 19 साल के आरव से। वो कागज पर कुछ डिजाइन बना रहा है, बैग्स के। उसका एक सपना है, एक कंपनी जो फेंके हुए कचरे से, जैसे पुराने कपड़े, प्लास्टिक वगैरह, इको फ्रेंडली बैग बनाए। मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं, वो चाहता है हर बच्चे के पास एक अच्छा टिकाऊ स्कूल बैग हो। और यहीं से कहानी का पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, बड़े सपने और जमीनी हकीकत। स्क्रिप्ट में ही आरव का एक दोस्त है। वो कहता है, अरे यार, ये तो बहुत बड़े ख्वाब है। कचरे से बने बैग कौन खरीदेगा भला? ये वो पहला बाहरी शक है जो अक्सर कहीं ना कहीं अंदर के डर को भी आवाज दे देता है। बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की बातचीत का फोकस शुरू होता है। ये शुरुआती शक और फिर जो चुनौतियां आती हैं, आरव उनसे कैसे निपटता है। उसकी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मुश्किल हालात में टिके रहने के बारे में, खुद पर यकीन रखने के बारे में। चलिए थोड़ा और खोलते हैं इस कहानी को। तो आरव सिर्फ सोचता नहीं है, वो जुट जाता है काम में। उसका सपना, जैसा हमने कहा, सिर्फ बैग बेचना नहीं है, एक मकसद है उसके पीछे। हर बच्चे के लिए एक अच्छा बैग। वो क्या करता है? फेंके हुए कपड़े, पुरानी जीन्स, प्लास्टिक की बोतलें, ऐसी चीजें जमा करना शुरू करता है। जहां दूसरे लोग बस कचरा देखते हैं, आरव को उसमें एक मौका दिखता है, एक संभावना। संभावना। और वो अपने हाथ से पहला प्रोटोटाइप बैग सिलता है। ये जो नजरिया है ना, जिसे आजकल लोग अपसाइक्लिंग विजन कह देते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बेकार चीज में वैल्यू देखना, ये क्रिएटिविटी है। लेकिन ये समाज के, बाजार के जो सेट नियम है ना, उनके खिलाफ जाता है। बिल्कुल, उनके खिलाफ जाता है। और यहीं से उसके असली स्ट्रगल की, असली संघर्ष की जमीन तैयार होती है। वो उन धारणाओं को चैलेंज कर रहा था कि कचरा तो भाई कचरा है, उसकी कोई कीमत नहीं। सही कहा। और ये चैलेंज सिर्फ सोच के लेवल पे नहीं रहता, जल्दी ही वो एक कड़वी सच्चाई बन जाता है। स्क्रिप्ट बताती है कि कैसे आरव अपने बनाए बैग लेके घूमता है, दुकानों पर, कुछ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के पास, स्कूलों में, लेकिन हर दरवाजे से उसे मिलती है निराशा। और ये एक आध बार नहीं होता, ये लगातार चलता है। ये पैटर्न बन जाता है। एक इन्वेस्टर का रिएक्शन तो स्क्रिप्ट में काफी चुभने वाला बताया है। वो हंसते हुए कहता है, इको बैग? अरे भाई, कचरे के लिए कोई पैसे नहीं देगा, जब कुछ असली चीज हो ना तब आना। सोचिए कितनी सीधी, कितनी बेरुखी भरी रिजेक्शन थी ये। उफ। ये सिर्फ उसके आइडिया का रिजेक्शन नहीं था, ये उसकी मेहनत का, शायद उसके वजूद का ही रिजेक्शन था। बिल्कुल, ये पर्सनल लगता है फिर, है ना? जब आपका पैशन, आपकी पूरी मेहनत ऐसे खारिज कर दी जाए। ये सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल का ना होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा महसूस होता है। और ये रुकता नहीं है। वो हिम्मत करके एक लोकल मेले में स्टॉल लगाता है। सोचता है शायद यहाँ बच्चे, पेरेंट्स शायद वो पसंद करें। सीधी पहुंच होगी। लेकिन कहानी दिखाती है कि बच्चे स्टॉल के पास से गुजर जाते हैं, कोई खास इंटरेस्ट नहीं। दिन ढलता है और इसे वो सारे बिना बिके बैग वापस पैक करने पड़ते हैं। वो अकेलापन, वो नाकामी का बोझ बहुत भारी होता होगा वो। स्क्रिप्ट इस फेज को बहुत शिद्दत से बताती है। ऐसा लगता है जैसे सच में हर दरवाजा बंद, हर कोशिश बेकार, और बात सिर्फ बिजनेस की नाकामी तक नहीं रहती। समाज का प्रेशर भी आता है। दोस्त धीरे धीरे कटने लगते हैं, कुछ रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, हाँ भाई चला था बड़ा बिजनेसमैन बनने। वो मैंने तो पहले ही कहा था वाला एटीट्यूड। वही। और सबसे बड़ी मार पड़ती है जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। ये सिचुएशन साइकोलॉजिकली बहुत डिफिकल्ट है। इसे कई बार निराशा की घाटी या संघर्ष का गर्त भी कहते हैं। यहाँ ना कई चीजें एक साथ हिट करती हैं, लगातार फेलियर, लोगों का मजाक या बेरुखी, और पैसों की तंगी। इन सब का जो मिला जुला असर होता है ना, वो किसी का भी कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है। लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं रह जाती, वो अंदर शुरू हो जाती है, खुद से। क्या मैं सही हूँ?
कहीं सब लोग सही तो नहीं। हाँ, क्या मैं पागल हूँ जो ये कर रहा हूँ? बिल्कुल। और कहानी का एक बहुत ही मार्मिक पल आता है। आरव रात के अंधेरे में एक स्ट्रीट लाइट के नीचे अकेला बैठा है, सिर झुका हुआ है, और वो खुद से फुसफुसाता है, शायद वो लोग सही हैं, शायद मैं सच में एक नामुमकिन सपने के पीछे भाग रहा हूँ। ये वो पॉइंट है जहां बाहरी संघर्ष पूरी तरह से एक गहरे आंतरिक संघर्ष, मतलब सेल्फ डाउट, में बदल जाता है। यहां हार मान लेना सबसे आसान लगता है। और सच कहूँ तो ज्यादातर लोग शायद यहीं पर रुक जाते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि इस पॉइंट तक पहुंचना कोई कमजोरी नहीं है। ये लगातार ठोकरें खाने का एक नेचुरल नतीजा हो सकता है। सवाल ये है कि इस गहरी निराशा से कोई बाहर कैसे निकले। क्या चीज है जो दोबारा खड़े होने की ताकत दे? हाँ, वो चिंगारी कहाँ से आए? यही कहानी एक उम्मीद दिखाती है। स्क्रिप्ट में एक लाइन है, लेकिन जिंदगी हमेशा एक इशारा देती है, अगर आप उसे देखने को तैयार हों। आरव पूरी तरह टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहा है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक छोटे गरीब लड़के पर। वो लड़का अपनी किताबें एक फटे हुए प्लास्टिक के थैले में ले जा रहा है। वो सीन आरव को अंदर तक जैसे झंझोड़ देता है। कहानी के मुताबिक वो बहुत इमोशनल होकर खुद से कहता है, अगर मैंने आज हार मान ली तो उस जैसे न जाने कितने बच्चों को वो अच्छा सा बैग कभी नहीं मिलेगा जिसका मैंने सपना देखा था। नहीं, मैं अब रुक नहीं सकता। वाह! देखिए, मोटिवेशन कहाँ से आया? किसी बाहरी सक्सेस से नहीं, किसी तारीफ से नहीं, बल्कि अपने असली मकसद, अपने क्यों की याद आने से। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। अक्सर हम स्ट्रगल करते हुए बाहरी चीजों पर फोकस करते हैं। पैसा कब आएगा, सक्सेस कब मिलेगी, लोग कब मानेंगे। लेकिन ये कहानी उस साइकोलॉजिकल सच्चाई को दिखाती है कि बाहरी मोटिवेशन प्रेशर में अक्सर दम तोड़ देता है। असली ताकत तो अंदर से आती है, या फिर उस उद्देश्य से जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं, वो क्यों। उस बच्चे को देखना आरव के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर था कि उसका सपना सिर्फ उसका अपना नहीं था, वो एक बड़े मकसद से जुड़ा था। जब आपका संघर्ष आपकी पर्सनल जरूरतों से बड़ा हो जाता है ना, तो उसको जारी रखने की एक अलग ही एनर्जी मिलती है। ये क्यों ही उसे उस निराशा की घाटी से बाहर निकालता है। बिल्कुल। और इस नई एनर्जी और क्लैरिटी के साथ आरव हार नहीं मानता, लेकिन वो ये भी समझता है कि शायद पुराना तरीका काम नहीं कर रहा। बड़े इन्वेस्टर, बड़ी दुकानें अभी तैयार नहीं है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है, अडेप्ट करता है। हाँ, अडेप्ट करता है। यहां सिर्फ दृढ़ता नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखती है। वो फैसला करता है कि वो सीधे उन लोगों तक पहुंचेगा जिनके लिए वो ये बना रहा है। कहानी दिखाती है कि वो स्कूल के गेट पर खड़ा होता है और पेरेंट्स को सीधे अपने बैग बेचने की कोशिश करता है। ये भी बहुत हिम्मत का काम है। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उन्हीं लोगों के पास जाना जिन्होंने पहले इंटरेस्ट नहीं दिखाया, शायद झिझक भी हुई हो। लेकिन फिर एक माँ उसके बैग को देखती है, पलटती है और कहती है, ये दिखने में सिंपल हैं लेकिन है मजबूत और कीमत भी ठीक है, मैं एक लूंगी। वो पहली सीधी बिक्री शायद उस वक्त सोने की खान मिलने जैसा लगा होगा। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक बैग का बिकना नहीं था, ये उसके आइडिया का, उसकी मेहनत का पहला रियल वैलिडेशन था, सीधे कस्टमर से। ये सबूत था कि शायद वो पूरी तरह गलत नहीं था। ये छोटी सी जीत उस उम्मीद को फिर से जिंदा कर देती है जो लगभग बुझ चुकी थी। और यहीं से चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। बिल्कुल। कहानी दिखाती है कि ये बदलाव धीमा है लेकिन स्थिर है। वो एक बिक्री 10 में बदलती है, 10 धीरे धीरे 100 में। लोग उसके बैग्स की सादगी, मजबूती और कीमत की वजह से उन्हें पसंद करने लगते हैं। बात फैलने लगती है। वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ। वो सपना जिस पर कभी दुनिया हंसी थी, अब जमीन पर जड़े जमा रहा था। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक धीमी, मुश्किल चढ़ाई थी, हर कदम पर मेहनत वाली। फिर थोड़ी और पहचान मिलती है। एक लोकल अखबार उसके इस अनोखे काम पर एक छोटी सी खबर छापता है। हेडिंग कुछ ऐसी, छोटे शहर का लड़का कचरे से बना रहा इको फ्रेंडली बैग। ये छोटी पहचान भी बहुत मायने रखती है शुरू में। हाँ, और इसके बाद वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो शहर के कुछ बेरोजगार युवाओं को साथ लेता है, उन्हें बैग बनाना सिखाता है। इससे प्रोडक्शन भी बढ़ता है और लोकल लेवल पर रोजगार भी बनता है। फिर धीरे धीरे स्कूलों से बल्क ऑर्डर भी आने लगते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात दिखती है, संघर्ष खत्म नहीं होता, उसका रूप बदल जाता है। पहले सर्वाइवल का स्ट्रगल था, क्या मेरा आइडिया चलेगा, क्या मैं टिक पाऊंगा। अब ग्रोथ का स्ट्रगल है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाऊं, क्वालिटी कैसे मेंटेन करूं, टीम कैसे मैनेज करूं, सप्लायर से डील कैसे करूं। सही। ये दिखाता है कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है,
वो एक प्रोसेस है जिसमें नई चुनौतियां आती रहती हैं और आरव इन नई चुनौतियों को भी उसी हिम्मत और एडेप्टेबिलिटी से फेस करता है। और उसकी यही लगन, यही सीखने की क्षमता उसे आखिरकार वहां पहुंचाती है जहां उसने शायद शुरू में कल्पना भी न की हो। कहानी हमें कई साल आगे ले जाती है। एक बड़ा ऑडिटोरियम, तालियों की गड़गड़ाहट। आरव मंच पर खड़ा है। उसे एक विजनरी एंटरप्रेन्योर के तौर पर सम्मानित किया जा रहा है। ऑडियंस में उसके माता पिता बैठे हैं, आंखों में गर्व के आंसू। शायद वही पेरेंट्स जो कभी चिंता करते थे उसके इस कचरे वाले काम को लेकर। ये मोमेंट होता है। हाँ, और मंच से बोलते हुए आरव अपने सफर को याद करता है। वो कहता है, उन्होंने कहा मेरे आइडिया बेकार है। वो हंसे, उन्होंने मुझे बार बार रिजेक्ट किया। लेकिन उस सब से मैंने एक जरूरी बात सीखी। रिजेक्शन का मतलब फेलियर नहीं होता। ये तो पहचान मिलने से ठीक पहले का इम्तिहान होता है। ये बयान, ये रिजेक्शन को पूरी तरह से रीफ्रेम कर देता है। उसे अंत मानने के बजाय सफर का एक जरूरी हिस्सा मानना, एक टेस्ट मानना, एक फीडबैक मानना, ये सोच में जमीन आसमान का फर्क है। ये हार मान लेने और मंजिल तक पहुंचने में बस थोड़ी देर होने के बीच का अंतर साफ करता है। ज्यादातर लोग पहली कुछ ठोकरों को फाइनल मान लेते हैं। सही कहा। लेकिन आरव जैसे लोग उसे एक सिग्नल मानते हैं, या तो और जोर लगाने का या थोड़ा रास्ता बदलने का। उन्होंने रिजेक्शन को पर्सनल फेलियर की तरह नहीं, एक इन्फॉर्मेशन की तरह लिया। बिल्कुल, स्क्रिप्ट का अंत भी इसी सोच को पुख्ता करता है। एक लाइन है, सपने कभी असफल नहीं होते, लोग उन्हें पूरा करने की कोशिश छोड़ देते हैं। अगर आप कोशिश करना नहीं छोड़ते तो सफलता को टाला नहीं जा सकता, सिर्फ उसमें थोड़ी देर हो सकती है। और आखिरी सीन में हम आरव को मुस्कुराते हुए देखते हैं, उन बच्चों के बीच जो गर्व से उसके बनाए इको बैग पहने। उसका वो ओरिजिनल सपना, उसका क्यों आखिरकार सच हो गया है। तो आरव की ये कहानी इस वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए हमें बहुत साफ तौर पर ये याद दिलाती है कि किसी भी बड़े या सार्थक लक्ष्य के रास्ते में संघर्ष, मुश्किलें, रिजेक्शन, ये सब आना लगभग तय है, नेचुरल है। हाँ, ये प्रोसेस का हिस्सा है। असली सवाल ये नहीं है कि मुश्किलें आएंगी या नहीं, बल्कि ये है कि आप उनका सामना करते कैसे हैं। क्या आप अपने असली मकसद को याद रखते हुए, सीखते हुए और जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ते रह पाते हैं? बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सवाल या एक विचार मन में आता है जो शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। आरव की कहानी जोरदार तरीके से दृढ़ता यानी परसिस्टेंस की अहमियत दिखाती है, टिके रहो। हाँ, लेकिन साथ ही उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली भी जब पहला तरीका काम नहीं किया। इन्वेस्टर्स और दुकानों को छोड़कर सीधे कस्टमर्स के पास गया। तो सवाल ये है कि जब आप बार बार रुकावटों और रिजेक्शन का सामना कर रहे हो, तो क्या सिर्फ दांत बीच कर टिके रहना ही काफी है, या फिर हालात के हिसाब से अपनी अप्रोच को बदलना, अडेप्ट करना भी उतना ही या शायद ज्यादा जरूरी है? अच्छा सवाल है। कहाँ है वो सही बैलेंस उस अटूट दृढ़ता और जरूरी लचीलेपन के बीच? क्या सिर्फ विल पावर और जुनून हमेशा काफी होते हैं, या संघर्ष की प्रकृति ही हमें बताती है कि कब थोड़ा रास्ता बदलने का वक्त आ गया है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के सफर के लिए, हर स्थिति के लिए थोड़ा अलग हो सकता है।